वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माई सेल्फ यश और आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर, मतलब आयरन को कैसे हेमेटाइट से निकालते हैं। अब आप सब जानते हैं हेमेटाइट जो है वो ओर है किसका, आयरन का, मतलब उसमें आयरन के अलावा और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जिसे हमें निकालना है और आयरन को फ्री फॉर्म में रखना है। अब आयरन फ्री फॉर्म में क्यों चाहिए? फ्री फॉर्म में आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आयरन के यूज़ हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो कैसे उसे पूरा निकाला जाता है, अर्थ क्रस्ट से निकाल के फिर क्या क्या ट्रीटमेंट किए जाते हैं, आज हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लगे हाथ में आपको बता देता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आयरन सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है। ओके, एलिमेंट तो जाएंगे तो आप सबसे ज़्यादा मिलने वाला सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन आ जाता है। सबसे पहले सिलिकॉन होता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में, और अगर आप मेटल की बात करो जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो होता है एल्यूमिनियम। तो सर एल्यूमिनियम इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतने आसानी से नहीं होता, मतलब उसमें बहुत सारा रोकड़ा लगता है, इसके लिए एल्यूमिनियम महंगा है। जबकि आयरन का प्रोसेस, मतलब आयरन को हेमेटाइट से निकालने का प्रोसेस जो होता है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, इसीलिए आयरन एल्यूमिनियम के कंपेयर में थोड़ा चीप होता है। जबकि एल्यूमिनियम लार्ज अमाउंट में मिलता है फिर भी वो कॉस्टलियर होता है, ठीक है। तो चलिए, तो आयरन को हेमेटाइट से निकालने के लिए बेसिकली हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करेंगे, और ब्लास्ट फर्नेस का मेनली पर्पस रिडक्शन के लिए होता है। रिडक्शन मतलब कैसा? जैसे आयरन ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, FeO फॉर्म में मिलता है, FeO Fe2O3 दोनों फॉर्म, समझ में आ रहा है। बेसिकली FeO+2 स्टेट में मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, किससे? आयरन से, और जो कि होता है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए फर्नेस का नाम क्या रखा है? ब्लास्ट। आपने सुना होगा ना, ब्लास्ट नाम तब आता है जब बॉम्ब फटता है बुम करके, समझ में आया? इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ब्लास्ट फर्नेस। और फर्नेस मतलब जहाँ पे हीटिंग होती है हाई टेम्परेचर पे। डू यू नो आयरन इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर एल्यूमिनियम है, और फिर Fe है, ठीक है। और अगर आप मेटल बोलें तो सेकेंड रैंक है, क्योंकि ऊपर के दो जो दोनों हैं वो तो नॉन मेटल है। सर सिलिकॉन तो मेटालॉइड है, जी हाँ वही बात है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट आर, हेमेटाइट में क्या क्या मिलता है वो देखिए। Fe2O3 मिलता है, मतलब आयरन +3 स्टेट में है, और यहाँ पे SiO2 है, ओके, Al2O3 है, और फॉस्फेट है। ओके, माफ़ी चाहूँगा मैंने ऊपर बोल दिया कि Fe+2 फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, जबकि यहाँ पे दिया गया है Fe कौन से स्टेट में ज़्यादा होता है? +3 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये आपका काम है, इंटरनेट से आपको पता करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन इन अर्थ क्रस्ट। ओके, मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। सिलिकॉन कुछ 47 मिलता है, ऑक्सीजन 27% मिलता है, बट एल्यूमिनियम और आयरन का आप ढूंढेंगे, वरना सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप इंटरनेट को यूज़ करना कैसे सीखेंगे? ओके, इंटरनेट को यूज़ करना मतलब एक बोलता है ना पॉजिटिव वे में। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे जाते हैं लेकिन बहक जाते हैं, देखना कुछ और होता है और देखते कुछ और है। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट बाय इट्स रिडक्शन यूजिंग कोक एंड लाइमस्टोन। कोक मतलब कार्बन, ओके, और लाइमस्टोन मतलब CaCO3। अब देखिए यहाँ पे आयरन को हेमेटाइट से एक्सट्रैक्शन के लिए हमने ये क्यों यूज़ किया? इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि आयरन आपको कौन से फॉर्म में मिलेगा? Fe2O3, मतलब ऑक्साइड फॉर्म में, और कार्बन क्या करेगा? कार्बन उसको रिड्यूस करेगा, कार्बन उसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और ये CaCO3 का क्या है? इसका पर्पस क्या है? ओके, CaCO3 का तो ये दे देगा आपको CaCO3 टूट के आपको दे देगा CaO+CO2, और ये जो CaO है इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, जो कि एसिडिक इम्प्योरिटी से कंबाइन कर लेगा। मान लीजिए CaO + SiO2, तो ये दे देगा CaSiO3। आया समझ में? अब मेटलर्जी की भाषा में CaO को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स, ओके। और SiO2 क्या है? गैंग है, ठीक है। SiO2 कौन सी गैंग है? एसिडिक गैंग है। और अपना CaO कौन सा फ्लक्स है? बेसिक फ्लक्स है। सर आपको कैसे पता चला? मेटालिक ऑक्साइड है, CaO तो बेसिक होगी, और SiO2 जो है जनरली सिलिकॉन +4 स्टेट में, तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक होगा, तो एसिड और बेस का रिएक्शन होगा
और आपको मिल जाएगा CaSiO3। सर पानी क्यों नहीं मिला? अरे भैया ये आर्हीनियस एसिड और बेस नहीं है। आया समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो गैंग से कंबाइन करके स्लैग बना देते हैं। जैसे ये CaSiO3 क्या है? स्लैग है। गैंग तो आप जानते ही हैं। सर स्लैग क्या होता है? स्लैग फ्लक्स और गैंग के कॉम्बिनेशन से बनता है जो मोल्टन मेटल के ऊपर तैरते रहता है। मोल्टन मेटल के ऊपर क्या होता है? तैरते रहता है। मान लीजिए कंटेनर है और इसमें ये मोल्टन मेटल है, तो आपका जो स्लैग है वो क्या करेगा? हल्का होता है जनरली। क्या होता है? जनरली हल्का होता है, तो इसके ऊपर ऐसे तैरते रहता है। मतलब अगर आप देखो इन डिटेल तो वो ऊपर जो हवा होती है, ऊपर जो हवा होती है और ये जो मेटल है अपना, इसके बीच में कांटेक्ट होने नहीं देता। मतलब मेटल का फिर से ऑक्सीडेशन होने नहीं देता। ठीक है, फ्लक्स समझ में आ गया, गैंग समझ में आ गया, स्लैग भी समझ में आ गया। सर फ्लक्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं? देखो फ्लक्स दो टाइप का होता है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। वो डिपेंड करता है गैंग कौन सी है। अगर गैंग एसिडिक है तो हम लोग बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, और अगर गैंग बेसिक है तो फ्लक्स कौन सा यूज करेंगे? एसिडिक। अब आगे देखिए, कार्बन इन द लाइमस्टोन इज रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है अंदर कि ये जो CaCO3 है ये टूट जाता है CaO प्लस CO2, और ये जो CO2 है ये भी टूट जाता है किसमें? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में। बट एक सिंपल बात बताऊं, मेन जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स होता है ना, वो तो ये कोक होता है। कोक मतलब सिंपली कार्बन। कोक मतलब सिंपली क्या? कार्बन। ओके, अब ये कार्बन क्या करता है? कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बना देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आई होप आप बच्चों सबको पता है, ये हाफ आधा ऑक्सीजन नहीं है, ये हाफ मोल है। ओके, मतलब आधा है 6.022 इंटू 10⁻23 का, और ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, आप चाहो तो मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हो बीच में ऐसे डैश मार के। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब ये क्यों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर देता है? क्योंकि अगर इसमें आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढें तो वो +2 है, बट हमें पता है कार्बन कहाँ तक जा सकता है? +4। मतलब +4 से +2 से +4 जा सकता है। मतलब क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज। और जब वो ऑक्सीडाइज हो सकता है तो हम उसे सिंपली क्या कह सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और सिंपली उसी तरह कार्बन भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो इसका मेन सोर्स क्या है? कोक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टुगेदर रिड्यूसेस Fe2O3 टू मेटालिक आयरन। मतलब जो ऑक्सीजन है उसको ये लोग निकाल देते हैं। आया समझ में? लाइमस्टोन एक्ट्स एज अ फ्लक्स, इट कंबाइंस विद द गैंग मटेरियल टू फॉर्म मोल्टन स्लैग। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट्स इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। तो देखिए, जो फ्लक्स का काम था वो मैंने आपको बता दिया। ओके, जो गैंग को कैसे कंबाइन करता है वो भी बता दिया, और फ्लक्स का तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में भी बता दिया कि वो 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन आप सब जानते हो, क्या करना होगा? गैंग को जितना हो सके उतना ज़्यादा निकालना होगा। द पाउडर्ड ओर इज वॉश्ड विथ पावरफुल करंट ऑफ वाटर इंट्रोड्यूस्ड इन द हाइड्रोलिक क्लासीफायर। अब इसका मतलब क्या है? हमने यही वाला कॉन्सेंट्रेशन का मेथड क्यों यूज़ किया? तो जरा ध्यान से सुनना। आयरन जो होता है, आयरन वो ज़्यादा डेंस होता है। किसके कंपेयर में? इम्प्योरिटी के कंपेयर में। तो वो नीचे इजीली बैठ सकता है, इसीलिए हम उसको हाइड्रोलिक क्लासीफायर से अलग करते हैं। ठीक है, अगर मेटल हल्का है तब ये मेथड यूज़ नहीं करते। आगे देखिए, द लाइटर गैंग पार्टिकल आर सेपरेटेड एंड द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज कलेक्टेड एट दी बॉटम। तो इसके पीछे रीजनिंग यही थी। तो बेटा आप जब भी पढ़ते हो, आपको केमिस्ट्री में या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है, तो आपको हाउ एंड वाई तो पढ़ना चाहिए। हाउ एंड वाई पढ़ने से हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, दोनों चीज पता होनी चाहिए। रोस्टिंग, द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन अ करंट ऑफ एयर। द सल्फर एंड आर्सेनिक impurities present in the ore gets converted into their oxide and escape as vapor। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जो अपना ब्लास्ट फर्नेस है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। 2000 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। तो इसमें होता क्या है? अब जैसे सल्फर है तो सल्फर क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO2 बना देगा। अब जैसे आर्सेनिक है तो ये क्या बना देगा? AS2O3। सर आपने ये कैसे बनाया? आर्सेनिक +3 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन फैमिली का है। सर आर्सेनिक +3 कैसे दिखाता है? आप हमारी ग्रुप 16, 17 और 18 या फिर 11 स्टैंडर्ड की ग्रुप 15 की वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इतने हाई टेम्परेचर में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अपने गैसियस स्टेट में, और उसमें से निकल जाते हैं। किससे? ब्लास्ट फर्नेस से। फेरस ऑक्साइड देयरफॉर
इन द ओर इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। तो देखिए ओर में जो भी FeO रहता है, मतलब FeO मतलब Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में। तो +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में, +2 से +3 मतलब उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब किसी को अगर ये प्रॉब्लम है कि सर Fe+2 कैसे है, Fe+3 कैसे है यहाँ पे, तो बेटा आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत है। आप 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर लेकिन अभी बोर्ड का तैयारी करें, देखो आप बोर्ड के लिए तैयारी कर सोचोगे और बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आगे भी तो पढ़ना है। फिर केमिस्ट्री आपको इंजीनियरिंग में भी आ जाएगी फर्स्ट ईयर में। तो बेटा आज ही सही समय है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। द रोस्टेड ओर इज कन्वर्टेड इनटू लम्प्स बाय सिंटरिंग। अब जरा देखिए एक प्रोसेस होता है। अब जो रोस्टेड ओर है वो छोटे छोटे गोले में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ऐसे ऐसे गोले में, समझ में आ रहा है। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सिंटरिंग। ओके, आपने देखा होगा कभी किसी ऐसे वेल्डर को वेल्डिंग करते हुए, ये वेल्डर का सपोज ये वेल्डिंग कर रहा है और ये आयरन का मतलब ये आयरन का कोई डिवाइस है, ठीक है, आयरन का कोई डिवाइस है। तो आप देखते हो जब वो वेल्डिंग करता है ना तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे चमकते हुए ऐसे नीचे भी गिरती है, ऐसे नीचे भी गिरती है, देखते हो ना। जी हाँ, इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं ऐसे सिंटरिंग वाला चीज़ होता है। आया समझ में, ठीक है, याद रखना। रिडक्शन स्मेल्टिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसी में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगता है, और इसी के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस को, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन और ये सारी चीज़ें पहले ही हो जाती है, ठीक है। रोस्टिंग भी आप कर सकते हो, जनरली रोस्टिंग थोड़ा बहुत जो होता है ना पर्पज़, वो अपना ब्लास्ट फर्नेस भी पूरा कर देता है, बट आप चाहो तो उसे रिवर्बिटरी फर्नेस में करा सकते हो। आगे देखिए स्मेल्टिंग। और स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग रिडक्शन वाला ही प्रोसेस है। स्मेल्टिंग मतलब होता है हीटिंग एट अ हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, ठीक है, मेटल भी हो सकते हैं, ऐसा है। दिस स्टेप इज कैरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस। द ब्लास्ट फर्नेस इज अ टॉल सिलिंड्रिकल स्टील टावर। याद रखना, टॉल मतलब बहुत लंबा है, सिलिंड्रिकल मतलब जैसे आपके घर में सिलेंडर आते हैं ना गैस के, वैसे। ओके, विच इज लाइंड विथ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल टावर है, हालांकि इसका शेप और स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्टरी मटेरियल यूज होता है, ऐसी उसकी लाइन बनी होती है। सर ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करते हैं। विथस्टैंड मतलब झेल सकते हैं। ओके सर, इसका एग्जांपल तो दे दो, सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड की इनर लेयर होती है, क्योंकि कैसा होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो पता चला अगर आपने ये स्टील व्हील का बनाया तो स्टील व्हील अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया और मेल्ट होने लगे। इसीलिए उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, वो हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं। तो ये देखो उसी की लाइन है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स सिलिकॉन कार्बाइड की, ठीक है। आगे देखिए, द हाइट ऑफ अ टिपिकल ब्लास्ट फर्नेस इज 25 मीटर एंड इट्स डायमीटर वेरीज बिटवीन 5 to 10 मीटर। मतलब समझ रहे हो, ऐसे में 25 मीटर लंबी है। सर 25 मीटर मतलब कितनी हो गई, तो अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपने देखा होगा समवट अराउंड ऐसे 5-7 माले की SRA की बिल्डिंग बनती है। ऑलमोस्ट आप ऐसे मानिए कि उसके 4th फ्लोर तक इतना हाइट होगा, 4th-5th फ्लोर तक उसका हाइट होगा। और 10 मीटर तो आपको पता ही होगा, 5 से लेके 10 मीटर तक ऐसा उसका क्या होता है, ब्रेथ होता है। समझ में आ रहा है, तो सोचिए कितना बड़ा होता है ब्लास्ट फर्नेस देखने में। सर मुझे देखना है, यूट्यूब पे डालो देख लो, समझ में। सर लाइव जाके देखना, अरे बहुत गर्मी होती है उसके, जहाँ पे भी ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेट होता है। द फर्नेस वर्क्स ऑन काउंटर करंट प्रिंसिपल वेयर द चार्ज कम्स डाउन एंड हॉट गैसेस गोज अपवर्ड। ओके, जिसमें चार्ज नीचे आता है और हॉट गैसेस कहाँ जाती हैं, ऊपर जाती हैं। अब इसका मेरे कहने का मतलब क्या है, ये काउंटर करंट का मतलब क्या है, तो देखो ऊपर से ये ऐसे गोले गोले के फॉर्म में क्या आएगा, आयरन का ऑक्साइड आएगा, और नीचे से हॉट गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे ऊपर जाएंगी, और दोनों का क्या होगा, एनकाउंटर होगा, दोनों आपस में मिलेंगे। और मिलेंगे तो क्या करेंगे, उसी टाइम पे जो भी आयरन की ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्ट करके क्या दे देगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और फ्रीली क्या मिल जाएगा, आयरन। हालांकि मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। तो इन दोनों का एनकाउंटर हुआ, मतलब आपस में एक दूसरे से मिले, और जैसे ही मिले तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने जो फेरिक ऑक्साइड है उसका ऑक्सीजन ले लिया, बोला ओए फेरिक तो मुझे अपना
ऑक्सीजन दे दे और तू आयरन में कन्वर्ट हो जा। तो देखो आयरन यहाँ पे क्या था +3, आयरन यहाँ पे क्या हो गया +2, मतलब +3 से क्या आ गया +2 आ गया, तो क्या हो गया रिडक्शन। और कार्बन यहाँ पे क्या था +2 और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया +4। सर आप ये कैसे निकाल रहे हो, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है तो कार्बन का +2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2 तो दो ऑक्सीजन का -4 तो एक कार्बन का कितना +4। हाँ समझ में। द फर्नेस इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट, द हर्ट, द बोश एंड द स्टैक। ओके, स्टैक मतलब चिमनी, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, आपको पता होगा ना। स्टैक में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। हर्ट मतलब जहाँ पे मेन हीटिंग प्रोसेस होता है, और बोश का मतलब आप मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। समझ में आया। कुछ चीज़ें आप भी ढूंढा करो, ढूंढने से बहुत कुछ वो मिल जाता है जो हम ढूंढते हैं, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं। बट ऑब्वियसली नॉलेज की बात है तो कुछ भी मिले वो तो इम्पॉर्टेंट ही है। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है। सबसे पहले आयरन ओर का क्या करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, जो हम हमेशा करते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ कर सकते हो, ग्रेविटी सेपरेशन, लीचिंग और फ्लॉथ फ्लोटेशन कर सकते हो। तो हम कौन सा करते हैं, मेनली मैग्नेटिक सेपरेशन और कौन सा ग्रेविटी सेपरेशन। जनरली लीचिंग और फ्लॉथ फ्लोटेशन फॉलो नहीं होता। उसके बाद आता है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए आपके पास कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, रिडक्शन बाय हीट है, एल्यूमिनियम है, इलेक्ट्रोलिसिस है। तो हम लोग ये सारा यूज़ करते हैं। उसके बाद रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग मतलब जो आयरन आपको मिलेगा उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। किसकी इम्प्योरिटी होती है, कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंगनीज होता है, फॉस्फोरस होता है, सिलिकॉन होता है, ये सब मिलता है। तो उसकी रिफाइनिंग करते हैं प्योर आयरन के लिए। तो रिफाइनिंग के लिए आपके पास लिक्विशन है, डिस्टिलेशन है, ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, डिपेंडिंग अपॉन आपको किस लेवल का प्योरिटी चाहिए, किस लेवल का प्योरिटी चाहिए। बहुत हाई प्योरिटी चाहिए तो मेरे ख्याल से आपके लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, हेल्पफुल साबित होगी, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो सारे प्रोसेस मैंने डिस्कस किए, ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आगे देखिए, ये देखिए पूरा प्रोसेस दिया गया है। ये पूरा जो है यही 25 मीटर का है। तो ये देखिए यहाँ पे हर्थ आ गया, ये देखिए मिडिल पोर्शन है, इसे बोश कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुक सोल्यूशन, डायरेक्ट रिडक्शन, प्राइमरी स्लैग फॉर्मेशन। अब ये स्लैग कैसे बनता है, वही CaO किससे कंबाइन हो जाता है, SiO2 से, और क्या बन जाता है, CaSiO3। हालांकि स्लैग फॉर्मेशन वहाँ पे होता है बट उसका रिएक्शन नहीं दिया। तो ये देखो, ये CaO SiO2 से कंबाइन होता है। समझ में आया। ऐसा स्लैग टैप होल, यहाँ पे देखिए ये टेम्परेचर, यहाँ से अपना क्या निकलता है, पिग आयरन, और उसके अंदर क्या होता है, आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब की इम्प्योरिटी होती है। ओके, Mn भी होता है, लेकिन आयरन कितना प्योर होता है अपना, 93%। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए Fe2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिडक्शन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3O4 में, मतलब ये मिक्स्ड ऑक्साइड बन गया, FeO प्लस Fe2O3। तो इधर देखिए, पहले आयरन किस में था, +3 में, अब किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। समझ में आया। ये तो +3 है इसीलिए इसको मैंने नहीं लिया। फिर Fe3O4 को कार्बन मोनोऑक्साइड ने रिड्यूस किया और FeO में कन्वर्ट कर दिया, और फिर ये E को स्मॉल कर लेना, FeO कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ और Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड, MnO का भी रिडक्शन हुआ, P2O5 का भी रिडक्शन हुआ, SiO2 का भी रिडक्शन हुआ। ऐसे 2p ले लेना, P2 तो होता नहीं है, 2p ले लेना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर से चार्ज आएगा, सर चार्ज मतलब आपका कॉन्सेंट्रेटेड और, क्या, कॉन्सेंट्रेटेड और, या फिर रोस्टेड और ज़्यादा सही रहेगा, रोस्टेड हो रहा है। फिर लो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये आपका क्या है, ये मिक्सचर ऑफ गैस है, CO और N2। सर यहाँ पे N2 का क्या पर्पज़ है, ओके, N2 का क्या पर्पज़ है बताइए, N2 किस लिए लिया गया है। हालांकि ये मिक्सचर है जिसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। आ रहा है समझ में। हाँ, N2 का थोड़ा पर्पज़ ये रहता है कि बोलते हैं ना, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर को मेंटेन करता है। ओके, बस। और आप ऐसे कह सकते हो कि जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे बनाते वक्त उसके अंदर N2 रहता है, ऐसा कोई खास पर्पज़ नहीं है इसका। ओके, इनडायरेक्ट रिडक्शन करता है। अब आगे देखिए। ओके, अब नेक्स्ट है स्टैक। ओके, और N2 को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, N2 इसलिए लिया जाता है क्योंकि आयरन रिड्यूस फॉर्म में ऐसा ना हो कि कार्बन के साथ रिएक्ट करके वो आयरन कार्बाइड बना ले, समझा, इसीलिए। ओके,
तो N2 की अगर रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी आप देखोगे तो कार्बन के साथ ज़्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि सब जगह कार्बन हो तो आयरन कार्बाइड बन जाए, और आयरन कार्बाइड अगर एक बार बन गया तो फिर आयरन को कार्बन से अलग करना बहुत मुश्किल है। स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग, ओके, ये सब स्टेप है अंदर। ओके, आयरन गर्म होता है तो उसका एक्सपेंशन होता है, वही दिया गया है बेसिकली, और थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे फूड फेनोमेना है, फूड फेनोमेना वही जो चर्निंग वाला होता है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से हॉट गैसेज आती हैं, जैसे हम लोग ब्रीद करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और जाके वो हमारे स्टमक में क्या होता है, ऑक्सीजन जाके क्या करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। सेम यहाँ पे जो हॉट गैसेज आई हैं ये आयरन का रिडक्शन करवाएंगी, और ये हॉट गैसेज जो है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती हैं। इफेक्ट ऑफ रेस अवे कंडीशन, ओके, अब इसका मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ रेसवे कंडीशन, इसका मतलब क्या है ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अरे सर जो डिफिकल्ट चीज़ है वही हमसे पूछ दे रहे हो, अरे भैया तुम भी तो कुछ सर्च करने चाहिए, सब कुछ मैं ही बता दूंगा क्या, ठीक है। तो एंड में आपको जो कुछ भी इस ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है वो नीचे तो दिख ही रहा, पिग आयरन है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सब कुछ दिया गया है, ठीक है। द चार्ज कंटेनिंग ओर एंड लाइमस्टोन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्नेस थ्रू अ कप एंड कोन अरेंजमेंट। अब कप एंड कोन अरेंजमेंट क्या होता है, देखो इसे समझना ज़रूरी है। कप एंड कोन अरेंजमेंट मतलब कुछ ऐसे होता है, ऐसे समझो, या फिर ऐसे बताता हूँ। ओके, तो पहले होगा क्या, पहले जैसे ही चार्ज आएगा यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे गिरेगा, फिर ये पार्ट धीरे से ऊपर उड़ जाएगा, मतलब ऐसे कुछ, कलर वही रखते हैं नहीं तो आप सोचोगे सर कुछ और लेके आ गए, तो ये ऐसे ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे ही अटैच होगा, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, चार्ज मतलब रोस्टेड आयरन, ठीक है, रोस्टेड आयरन आएगा। ये पूरा आप मान लीजिए आपका ब्लास्ट फर्नेस है। अब होगा क्या, ये पार्ट धीरे धीरे नीचे आएगा और फाइनली ये कुछ ऐसे हो जाएगा, मैं इसका भी डायग्राम बना देता हूँ, ये कुछ ऐसे हो गया और ये चार्ज ऐसे गिर गया, ठीक है, मतलब ऐसे सरफेस कांटेक्ट में रहता है, ओके, ये ऊपर उठता है और चार्ज इसके ऊपर गिरता है और फिर क्या होता है, फिर ये नीचे आता है। मतलब बेसिकली कभी ये जो जोन है, जो जोन ऑफ अटैचमेंट है वो ओपन नहीं होता पूरी तरह से, अगर ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे का हीट जो है वो पूरा बाहर निकल जाएगा, मतलब ब्लास्ट फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डाउन। आप अपने हाथों से अच्छा से दिखा सकते हो, मान लीजिए ये आपके हाथ है, ओके, एक हाथ के नीचे आपने इसके ऊपर दूसरा हाथ रखा है, ये ऐसे ऐसे आपके एक हाथ के ऊपर ऊपर, अब इसको ऊपर करोगे तो जो कुछ भी गिरेगा वो इधर आएगा, फिर ये हाथ को नीचे कर दोगे, समझ में, और ये हाथ इसके ऊपर लगा होगा, ओके, ऐसे ज़्यादा इजीली हम समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन दिस अरेंजमेंट द कोन enables यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड द कप प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ गैसेस। हाँ, समझ में, कप एंड कोन का यही पर्पज होता है कि चार्ज नीचे भी गिर जाए धीरे धीरे और ऊपर से हॉट गैसेस का लॉस भी ना हो, क्योंकि गैसेस का लॉस हो गया तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिर बहुत सारे रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। अ ब्लास्ट ऑफ प्री हीटेड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्नेस बिलो द बोश, ऊपर आपने देखा था बोश के नीचे से जो हॉट गैसेज है वो आ जाती हैं। द चार्ज एंड हॉट एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एट वेरियस रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड वेरियस रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो हॉट गैसेज हैं वो ऊपर जाती हैं और चार्ज ऊपर से नीचे आता रहता है, दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और फिर रिडक्शन होता है। रिएक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। देर आर डिफरेंट टेम्परेचर जोन इन द ब्लास्ट फर्नेस, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर होता है, मतलब आप देखो तो हर एक जोन में अलग अलग टेम्परेचर है। डायग्राम में अगर आप देखो तो ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 250 डिग्री सेल्सियस, कार्बन एंड नाइट्रोजन यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1700, ओके, और यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 1350 डिग्री सेल्सियस। ऊपर थोड़ा सा मेरे को ऐसा गड़बड़ लग रहा है कि टेम्परेचर कुछ कम दिखाया गया है, ओके, एनीवेज अब टेक्स्ट बुक पे लिख दिया है तो
कुछ ऐसे करना तो मतलब उसके अगेंस्ट बोलना तो यही बात होगी, हम बता देंगे और फिर बोर्ड में अगर आप कुछ लिख दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, जो दिया है टेक्स्ट बुक में उसी को फॉलो कीजिए। देयर आर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस। द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द फर्नेस। एट द टॉप द टेम्परेचर इज 500 केल्विन। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 2000 केल्विन अबव द ट्यूअर्स। ट्यूअर्स मतलब क्या, जहाँ से ये देख रहे हो ये जोन, इसको ही ट्यूअर्स बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ट्यूअर्स लगा होता है, पता नहीं शायद मेरे ख्याल से ट्यूअर्स ने दिखाया है, ट्यूअर्स को दिखाया नहीं उन लोगों ने। ओके, यही ट्यूअर होता है, इसी से हॉट गैसेस जाती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ट्यूअर्स, समझे? तो याद रखना यहाँ पे जस्ट ट्यूअर्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द फर्नेस। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मैंने आपको बोला ना ऊपर थोड़ा टेम्परेचर कम दिया गया है, यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर कितना होता है 500 केल्विन, इसीलिए मैंने आपको बोला। एट द टॉप द टेम्परेचर इज 500 केल्विन। मैक्सिमम टेम्परेचर इन द फर्नेस इज 2000 केल्विन। अबव द ट्यूअर्स देयर आर 3 टेम्परेचर जोन इन द फर्नेस। सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन, यहाँ पे क्या होता है, मेनली कोक जलता है, किसके, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। दूसरा जोन ऑफ रिडक्शन, Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन में, मतलब Fe+3 से Fe में आ जाता है, मतलब 0। ओके, आगे देखिए जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन मतलब क्या, इसमें जो क्विक लाइम है दैट इज CaO जो है CaCO3 ये टूट जाता है CaO प्लस CO2 में, और फिर ये CaO क्या करता है, SiO2 से कंबाइन होकर क्या दे देता है, CaSiO3, और इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग फॉर्मेशन। आया समझ में? ये भी रिएक्शन एक टेम्परेचर पे होती है, समवॉट अराउंड 1200 केल्विन टेम्परेचर। आया समझ में? देखिए आगे, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन ऑफ अ ब्लास्ट फर्नेस। मतलब ब्लास्ट फर्नेस में अलग अलग जोन पे। जोन ऑफ कंबशन, दिस इज 5 to 10 मीटर फ्रॉम द बॉटम। मतलब अगर ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस है तो नीचे से 5-10 मीटर पे, 5 से 10 मीटर तक ये होता है। द हॉट एयर ब्लोन थ्रू द ट्यूब्स रिएक्ट्स विद द कोक फ्रॉम द चार्ज टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए, और इसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप देख रहे हो 220 किलो जूल का हीट इसमें निकल रहा है। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। दस द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज अराउंड 2000 केल्विन। देख रहे हो 2000 केल्विन तक पहुंच गया। सम ऑफ द CO फॉर्म्ड डिसोसिएट टू फॉर्म फाइनली डिवाइडेड कार्बन। मतलब इतना हाई टेम्परेचर है कि कार्बन टूट के क्या दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड टूट के क्या दे रहा है, कार्बन। तो सर N2 इसीलिए लिया गया था, आपने बताया था ना, जी हाँ मैंने इसीलिए बताया था कि आयरन कार्बन से कंबाइन होके आयरन कार्बाइड न बना दे, क्योंकि आयरन से कार्बन को फिर अलग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, और आयरन कार्बाइड का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि तब तक वो कार्बन किससे कंबाइन हो जाएगा, नाइट्रोजन से, और साइनाइड बनेगा तो वो टूट सकता है किस पे, ये हाई टेम्परेचर में। आया समझ में? यही है। द हॉट गैसेज रिच इन कार्बन मोनोऑक्साइड rises upward in the blast furnace. The charge coming down gets heated and reacts with carbon monoxide. The CO acts as a fuel and as a reducing agent. ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ। गैसेज ऊपर जाएंगी, गर्म है, ऊपर की तरफ जाएंगी, और ऊपर से चार्ज नीचे आएगा, दोनों का काउंटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आयरन रिड्यूस हो जाएगा। जोन ऑफ रिडक्शन 22 to 25 नियर द टॉप। मतलब ये ऐसे यहाँ पे ऑलमोस्ट होगा ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर वाले हिस्से पे। Here the temperature is around 900 Kelvin. Fe2O3 is reduced to spongy iron by carbon monoxide. Spongy iron मतलब कैसे, ऐसे आयरन होगा, ऐसे आयरन, उसके बीच में ऐसे ऐसे गैप। समझ में आ रहा है? एकदम ऐसा स्ट्रांग नहीं कि आप आयरन के ब्रिक्स देखोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा बुलबुला टाइप अंदर ऐसे दिखेगा आपको। Fe2O3 3CO gives 2Fe plus 3CO2। ये रिडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और कार्बन भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे Fe किस में था, +2 में, सॉरी +3 में था। यहाँ पे Fe किस में आ गया, 0 में। यहाँ पे कार्बन 0 था, यहाँ पे कार्बन किस में आ गया, +2 में। ठीक उसी तरह यहाँ पे Fe +3 में था, यहाँ पे Fe 0 में आ गया, कार्बन +2 में था, और कार्बन किस में हो गया, +4। मतलब आयरन +3 से 0 आया, मतलब आयरन किसकी तरह काम किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मेरे भाई, रिड्यूस होता है। और कार्बन क्या हुआ, +2 से +4 में गया। अरे ये CO है और ये CO2 है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने किसकी तरह काम किया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज। ठीक उसी तरह कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, 0 से +2। मतलब ये क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट।
खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। आया समझ में? तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है। तो ये देखिए ये सारे रिएक्शन की समरी दी गई है। 500 पे क्या होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ओर, 900 पे रिडक्शन ऑफ ओर बाय CO, 1200 पे डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम। ये देखिए ये वाला रिएक्शन, इसको तो मैंने आपको दिखा दिया था, 1200 केल्विन बताया भी था। 1500 केल्विन पे रिडक्शन ऑफ ओर बाय कार्बन, ये देखिए ओके। और 2000 केल्विन पे फ्यूजन ऑफ आयरन एंड स्लैग फॉर्मेशन, ये देखिए CaO SiO2 CaSiO3, ये बेसिक है और ये क्या है, ये एसिडिक है। और आपको क्या मिल गया, ये उनका कंबाइंड फॉर्म, राइट, ऐसा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये CaO है और ये Al2O3 है, राइट। और यहाँ पे क्या मिल गया, Ca3Al2O3, Ca3Al O3। अब यहाँ पे देखिए ये जो Al2O3 है, इट विल एक्ट एज इन लाइक, ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा अपना एम्फोटेरिक की तरह। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये CaO है और CaO किसकी तरह, किससे रिएक्ट कर रहा है, Al2O3। ये बेसिक ऑक्साइड है और ये क्या है, एम्फोटेरिक है, ओके। तो बेस और एम्फोटेरिक का रिएक्शन हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट क्या दिखाया गया है यहाँ पे, Ca3, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है Ca3Al3, Ca3Al3। मतलब अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम +6 और Al O3 क्या है, ये भी है +6 ऑक्सीजन, जिसमें एल्यूमिनियम का कितना है, +3 है, ओके। तो एक सेकेंड, Ca3Al O3, ओके, Ca3Al O3 ये बना है क्योंकि बेसिक और एम्फोटेरिक का रिएक्शन हुआ है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि Al O3 आएगा तो -3 आएगा, तो यहाँ पे बैलेंसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओके। तो यहाँ पे 4 CaO और Al2O3 दे दिया गया है, तो एल्यूमिनियम तो 4 है, तो ये आ जाएगा Al O3, इसमें -3 होगा, ओके। तो ऐसे आ जाएगा Ca3Al O3 ट्वाइस आना चाहिए, ऐसे अगर आएगा तो तभी ये बैलेंस होगा। तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है, ओके। तो मेरे हिसाब से तो जो फॉर्मूला है वो ये आना चाहिए, Ca3Al O3, ओके, उसका ट्वाइस होना चाहिए तभी ये आ पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, +3 होता है और 3 ऑक्सीजन -2, तो -6 हो गया। तो -6 और +3 तो कितना आएगा, -3, ओके। तो -3 और एक कैल्शियम +2 होता, तो कितने कैल्शियम, 3 कैल्शियम आएंगे तो ये 6 हो जाएंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एनीवेज आप ये रिएक्शन को देख लीजिएगा, वरना अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट का वेबसाइट पे इसका करेक्शन आया होगा, उसे देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, ये भी हम लोग देख लिए थे। ये कितने हाइट पे होता था, 20 मीटर की हाइट पे, ठीक है। द गैंग प्रेजेंट इन द ओर इज कन्वर्टेड टू स्लैग, ये सब भी हम कुछ डिस्कस कर दिए। देखिए ये हीट हो रहा है और फिर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CaO + SiO2 गिव्स CaSiO3, ओके। और फिर वही मोल्टन स्लैग ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट, तो ये CaO है, ये Al2O3 है और ये क्या दे देगा, Ca3Al O3, आया समझ में, +3O2। ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके पीछे का बेसिक मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए जोन ऑफ फ्यूजन, ये इतना हाई टेम्परेचर वाला होता है कि सब कुछ इसमें मोल्टन फॉर्म में मिलता है। 15 मीटर इन हाइट होता है, सर कहाँ, नीचे या ऊपर से, नीचे से 15 मीटर की हाइट पे होता है। मतलब अगर ये ब्लास्ट फर्नेस है तो यहाँ से नीचे से ऐसे 15 मीटर की हाइट तक होगा। MnO2 and calcium phosphate present in the iron ore are reduced to Mn and phosphorus, ये ऊपर रिएक्शन दिखाया गया है, ओके। ये भी रिड्यूस हो जाते हैं और मैंगनीज और फॉस्फोरस मिलते हैं। सम ऑफ द सिलिका इज ऑल्सो रिड्यूस टू सिलिकॉन, ऊपर हमने ब्लास्ट फर्नेस के यहाँ पे इसका रिएक्शन देखा था,
ओके, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सब रिएक्शन दिए गए, ठीक है। तो हर एक चीज़ दी गई है और आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, द स्पॉन्जी आयरन कमिंग डाउन इन द फर्नेस मेल्ट एब्जॉर्ब्स इम्प्योरिटी लाइक कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब देखिए मोल्टन आयरन नीचे आएगा और नीचे आएगा तो ये भी तो नीचे पड़े होंगे, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दिस मोल्टन आयरन कलेक्ट्स एट द बॉटम इन द फर्नेस। ओके, जो मोल्टन आयरन है तो होता क्या है, स्लैग जो होता है इन विच लाइटर फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मोल्टन आयरन। ओके, मैंने आपको बताया ही था, स्लैग जो होता है वो लाइटर होता है। यही कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3, ओके, और ये जो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट जो आपको दिया गया है, यही वाला फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये सारे लाइट वेट होते हैं। तो ये आयरन के ऊपर, मान लीजिए आयरन है रेड वाला, तो इसके ऊपर ये फ्लोट होता है, ऐसा आया समझ में, ये सारे फ्लोट होते हैं। तो ये क्या अर्थ है, क्या है, ये सिंपली बचा भी लेते हैं उसको, किससे, एयर ऑक्सीडेशन से। मोल्टन स्लैग एंड आयरन कलेक्ट्स थ्रू द सेपरेट आउटलेट, वो ऊपर दिया गया है। मोल्टन आयरन इज पोर्ड इनटू मोल्ड। मोल्ड मतलब क्या होता है, साँचा। आपने देखा होगा विलेज में एक पर्टिकुलर शेप का ऐसा आयरन का कंटेनर होता है और उसमें वो सॉइल डालता है। तो जो सॉइल होती है वो भी यही शेप में आ जाती है, किसके, मोल्ड के शेप में। जो मोल्ड है ना, इसी के शेप में, और उस पर आप देखते हैं ना लोगो भी लिखा होता है, तो वो लोगो ऑलरेडी मोल्ड के अंदर बना होता है। मोल्ड मतलब साँचा, एक पर्टिकुलर शेप देने का। दीज सॉलिड ब्लॉक्स आर कॉल्ड पिक्स, मतलब जो आपको जो सॉलिड्स मिलते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, पिग कहते हैं। कैसे पिग, इसको नाम क्यों दिया गया, ऐसा नहीं कि इट्स लाइक कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर जो पिग होता है ना वो ब्लैक होता है, तो आयरन भी ऐसा ब्लैक है इसीलिए पिग, ऐसा नहीं। एक्चुअल कलर तो आपको पता ही नहीं है। पिग तो बोलता है ना पिंकिश टाइप का होता है, लाइट पिंक होता है एकदम उसका कलर, या फिर आप कह सकते हो ब्राउनिश, लाइट ब्राउन कलर का एकदम होता है। हालांकि ब्राउन कहना थोड़ा गलत है, ओके, पिंकिश टाइप का जनरली होता है, लाइट पिंक कलर का। ओके, तो फिर इसे पिग क्यों कहा गया, तो जैसे पिग दर्ट में रहता है ना, दर्ट मतलब गंदगी के साथ, तो वो काला हो जाता है। तो मेन पर्पज़ यहाँ पे वही है, ठीक है। उसके अंदर भी इम्प्योरिटी है। दिस आयरन कंटेन 4% कार्बन। देखिए इस इम्प्योरिटी की वजह से उसे पिग जैसा कहा गया। ओके, व्हेन पिग आयरन इज रीमेल्टेड, मतलब जब उसे वापस मेल्ट किया जाता है, रन इनटू मोल्ड एंड कूल्ड, ओके, इट बिकम्स कास्ट आयरन। मतलब उसे आप गर्म करते हो, वापस गर्म करके वापस ठंडा कर देते हो, तो वो कास्ट आयरन बन जाता है। क्योंकि होता क्या है, ये पिग आयरन में से कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकल जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, ठीक है। और इसे वापस भेज दिया जाता है, किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। क्योंकि ये गर्म है ना, गर्म है तो इनका टेम्परेचर है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इनकी हीट है, और इनकी हीट को तो अपन यूटिलाइज करना है ना। ऐसा नहीं कि बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, वरना ये लोग बाहर जाके ऐसा यार गर्मी करेंगे, इनको गर्मी यूटिलाइज होना चाहिए ना। तो इनकी जो हीट है उसको यूटिलाइज करने के लिए हम इसे वापस ब्लास्ट फर्नेस में भेज देते हैं। कैसे, ट्यूअर्स से। ट्यूअर्स आपको पता है ना, मैंने बताया था, प्री हीटेड गैसेज जिससे पास कर रहे थे, तो उससे वापस अंदर भेज देते हैं, और इन लोग की हीटिंग बोलते हैं ना, इन लोग की हीट जो है वो यूज हो जाती है। दीज हॉट गैसेज आर यूज फॉर प्री हीटिंग द ब्लास्ट ऑफ एयर, ठीक है। आगे देखिए, रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है कि आयरन के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है ना, उसको जितना हो सके उतना कम कर सके। और कितना कम करना ये डिपेंड करता है हमें किस क्वालिटी का आयरन चाहिए, क्योंकि नो डाउट रिफाइनिंग में पैसा लगता है, ठीक है। प्योर आयरन कैन बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर आयरन और अदर मेथड गिवन इन द फ्लो चार्ट। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था। द चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज गवर्नड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। ओके, मतलब आपको कौन सा रिफाइनिंग का मेथड यूज़ करना है वो फॉलोइंग फैक्टर पे। देख भाई, एकदम सिंपल सी बात है, आयरन अगर अच्छा क्वालिटी का आएगा तो उसके लिए रिफाइनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छी रिफाइनिंग करोगे तो अच्छा रोकड़ा देना पड़ेगा, अच्छा रोकड़ा देना पड़ेगा तो आयरन महंगा मिलेगा। तो आयरन चीप चाहिए तो रिफाइनिंग क्वालिटी भी, मतलब रिफाइनिंग के लिए जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो भी चीप होना चाहिए। आ रहा है समझ में। देखो वीडियो अगर पसंद आती है, अपन क्या सिखा रहे वो आपको पसंद आ रहा है, ओए तो लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट से पता चलता है तुम्हारी फीलिंग क्या है। चुपचाप मत बैठो, इतना कुछ कर रहे हैं यार तुम्हारे लिए, कुछ तो सपोर्ट दिखाओ। समझ में आ रहा है, पूरा 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री फ्री में रख दिया है तुम्हारे लिए, कुछ तो सपोर्ट दिखाओ। नेचर ऑफ ओर, सबसे पहले ये रिफाइनिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप आयरन को किससे अलग कर रहे हो। दूसरा, अवेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे उसका कॉस्ट क्या है। ओके, ये तो देखिए ये रिफाइनिंग का नहीं बता रहे, ये पूरे प्रोसेस का बता रहे हैं।
पूरे प्रोसेस का, स्टार्टिंग, कॉन्सेंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिडक्शन, जो कुछ भी है, रिफाइनिंग, सारे प्रोसेस जो हुए ना वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सबसे पहले ओर कौन सा है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट का कॉस्ट क्या है। ओके, जनरली चीप लिया, कोक लिया, क्योंकि कोक क्या होता है, बहुत सस्ता। रिड्यूसिंग एजेंट तो आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम तो आयरन से महंगा आता है भाई। आगे देखो, अवेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक पावर मतलब धोओगे ना, आयरन के साथ डर्ट रहती है, सिलिका की इम्प्योरिटी रहती है, उसको धोना भी तो पड़ेगा। तो उसके लिए पानी, ऐसा नहीं कि आप हाथ से ऐसा पानी डाल रहे हो, ए दौड़ तू हट जाना, तू कम हो जाना, ऐसा नहीं है। बहुत स्पीड में पानी आता है, तब जाके कहीं वो डर्ट निकलती है। चौथा, प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो प्योरिटी कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिफाइनिंग किस लेवल का कर रहे हो। ओके, पांचवा, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल SO2 ऑब्टेन ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और इज वाइटल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। मतलब इसमें जो वेस्ट निकलता है, बेसिकली वेस्ट नहीं बोल सकते, बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में, तो इससे कुछ पैसे निकल जाएंगे। मतलब जो आयरन मैन्युफैक्चर करा रहा है, ओके, तो आयरन के मैन्युफैक्चरिंग में SO2 निकल रहा है। मान लीजिए आयरन को बेचने के बाद उसको 1 लाख रुपया मिल रहा है, लेकिन इसमें SO2 भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर वो SO2 को भी बेच दे तो उससे थोड़ा और पैसा आ जाएगा। मान लीजिए 10,000 का SO2 भी बेच दिया तो 1,10,000 उसको मिल गया, और पता चला उसमें से 50-60 हज़ार रुपया तो उसको पूरे प्रोसेस में लग गया। तो जो 10,000 है, अगर वो 20,000 हो जाए तो उसको फ़ायदा ही है। तो इसीलिए बोला जाता है जो बाय प्रोडक्ट है उसका क्या कॉस्ट मिलता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोवाइड सॉल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है। आप सबको पता है ECS में जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप ऊपर वाले को नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि ऊपर वालों के क्या ज़्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो रिड्यूस जल्दी नहीं होते। ठीक है, कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। अब जो आयरन होता है वो 3 फॉर्म का होता है। कौन कौन सा? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील। ओके, रॉट आयरन सबसे सॉफ्टेस्ट होता है। ओके, अब कास्ट आयरन है और स्टील है। स्टील के अंदर तो क्या होता है, अलग अलग अलॉइंग मेटल भी डाल सकते हैं। ओके, अब इधर देखिए, आयरन मेल्ट्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, 1800 केल्विन पे वो मेल्ट होता है। ऑन एडिशन ऑफ कार्बन इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ओके, कार्बन डालने पे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों ऐसे कम हो जाता है? उसका लैटिस स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। सर ये लैटिस स्ट्रक्चर क्या है? और सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, लैटिस स्ट्रक्चर भूल गए क्या? डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, जितना कार्बन डालोगे उतनी उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी। तो सर कार्बन डालते हैं क्यों? उससे स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाता है, मतलब कार्बन जो आयरन है ना वो हार्ड हो जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील कैन बी मॉडिफाइड, मतलब स्टील को और अच्छा कर सकते हो। मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो लुक्रेटिवनेस है वो और बढ़ा सकते हो। मतलब देखो, आयरन को हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ऐसा करें कि आयरन ऐसा अट्रैक्टिव लगे। ट्रेन देखा ना आपने, अपने मुंबई की लोकल ट्रेन, वो स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। आयरन के साथ उसमें मैंगनीज होता है, क्रोमियम होता है, तभी वो अट्रैक्टिव दिखता है और उसके अंदर रस्ट भी नहीं लगता। ठीक है, आगे देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल एलिमेंट्स सच एज मैंगनीज, क्रोमियम, सल्फर, निकल एटसेट्रा, these elements are called alloying elements and steel are alloy steel। मतलब ये alloying एजेंट है और ये आप सबने पढ़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि कैसे कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील अलग अलग है। इसे आप इजीली पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट टर्म नहीं है। तो ये मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर, ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान रखना होगा। आयरन पजेस हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म मतलब अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखोगे तो ये अट्रैक्ट होगा, और ऊपर से आयरन परमानेंट खुद भी मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी कब तक दिखती है? जब तक कि टेम्परेचर 1042 केल्विन होता है, और इसे हम क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैनिश हो जाती है या फिर लॉस हो जाती है। मतलब अगर आयरन को आपने 1045 केल्विन पे रखा और सोचो कि वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाए, तो एकदम गलत है दोस्त, क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखती है। अब उसके पीछे भी रीज़न है, सर क्यों नहीं दिखती, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपने JEE और नीट के सेक्शन में।
तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि टॉपिक ही कुछ इतना इंटरेस्टिंग था, और 101% मैं आपको बोलता हूँ इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा आज का जो वीडियो है। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।